नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास शेर सवारी पार्ट 6। इंस्पेक्टर दामोदर राव डीसीपी डिडोलकर के ऑफिस में पहुंचा। आओ, डिडोलकर बोला। बैठो। थैंक यू सर। क्या कार्रवाई की गुमनाम कंप्लेंट पर? राजा साहब मिला? जी हाँ। वो सोहल है? जी नहीं। सोहल हो सकता है? जी नहीं। एक्सप्लेन? दामोदर राव ने किया। उसने सविस्तार अपनी रिपोर्ट पेश की। इंस्पेक्टर दामोदर राव खामोश हुआ तो डिडोलकर अप्रसन्न स्वर में बोला, तुमने तो बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दी उस राजा साहब को। अभी नहीं सर, अभी 2 काम होने बाकी हैं। कौन से? एक तो पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की बाबत इंक्वायरी का जवाब आना बाकी है। इंक्वायरी का जवाब? इंक्वायरी भेज भी दी तुमने? यस सर, ये इंक्वायरी की कॉपियां हैं। बड़ी फुर्ती दिखाई। अर्लियर द बेटर सर, क्योंकि इस मामले में मैं खुद सस्पेंस में हूँ। जवाब भी जल्दी आए तब ना। जल्दी आएगा सर। दूसरा काम, ये पेपर वेट। दामोदर राव ने सावधानी से रुमाल में लिपटा पेपर वेट डिडोलकर के सामने रखा। इस पर राजा साहब की उंगलियों के निशान हैं। गुड। अभी फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को मैंने बुला लिया है सर, बाहर बैठा है। डिडोलकर सक पकाया। हमारे पास उपलब्ध सोहल की फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड भी मंगा लिया है। रिकॉर्ड सेक्शन का हवलदार केशव राव भोसले रिकॉर्ड के साथ बाहर मौजूद है। इंस्पेक्टर, यू आर टेकिंग टू मच इनिशिएटिव। आपको ऐतराज है सर? नहीं भाई, ऐतराज नहीं, लेकिन ठीक है, बुलाओ दोनों को। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और हवलदार केशव राव भोसले हाजिर हुए। एक्सपर्ट ने पेपर वेट पर से फिंगरप्रिंट्स बरामद किए और फिर उन्हें हवलदार के लिए रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट्स से मिलाकर देखा। कई क्षण खामोशी रही। नहीं मिलते। आखिरकार एक्सपर्ट बोला, क्या? डिडोलकर भुनभुनाया। इधर मुझे दिखाओ। डिडोलकर ने मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर पूरी बारीकी से फिंगरप्रिंट्स का मुआयना किया। नतीजा एक्सपर्ट के नतीजे से जुदाना निकला। उसने दोनों को डिसमिस किया। ये पीछे दामोदर राव ने एक कागज डिडोलकर के सामने रखा। ज्यूरी स्टेट बैंक काठमांडू के प्रेसिडेंट मारुति देवाल का निजी टेलीफोन नंबर है। अगर आप यहाँ कॉल लगाकर। तभी फोन की घंटी बजी। डिडोलकर ने यूं झुंझुलाते हुए फोन रिसीव किया जैसे उसके बजने से उसे ऐतराज हो। यस, वो माउथ पीस में बोला। डीसीपी डिडोलकर स्पीकिंग। क्या नाम बताया? ब्रजवासी। ओह, ब्रजवासी। कहाँ से बोल रहे हो? होटल सी रॉक से। भाई ने बोला फोन करने को। नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। अब बोलिए क्या बात है, क्यों फोन किया? तदुपरांत कितनी ही देर डिडोलकर हाँ हूँ करता सुनता रहा। कब का वाक्या है ये? फिर उसने पूछा। 4:30 बजे का? मनोरी बीच का। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। आप विटनेस को काबू में रखिएगा क्योंकि एफआईआर दर्ज होगी। कहाँ दर्ज होगी, कैसे दर्ज होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप जब चाहें दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। डिडोलकर ने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रख दिया। गुड। फिर वो संतोषपूर्ण स्वर में बोला, क्या हुआ सर? दामोदर राव उत्सुक भाव से बोला। डिडोलकर ने यूं अचकचाकर उसकी तरफ देखा जैसे वो उसकी तब भी वहां मौजूदगी से बेखबर था। यू स्टिल है इंस्पेक्टर? वो बोला। आई वॉज नेवर एक्सक्यूज सर, दामोदर राव बोला। आई क्लियर फॉर गुड। बहरहाल अच्छा ही हुआ कि तुम अभी यहीं हो। जी? तुम्हें होटल सी व्यू वापस जाना होगा, लेकिन इस बार इंक्वायरी के लिए नहीं, गिरफ्तारी के लिए। किसकी सर? राजा साहब की। सर, ऑन व्हाट चार्ज? ऑन अ रियल ग्रेव चार्ज, डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड ट्रिपल मर्डर। मेरे पास अभी खबर आई है कि इस राजा साहब ने अभी शाम 4:30 बजे मनोरी बीच पर 3 आदमियों को शूट कर दिया है। बट दैट इज इम्पॉसिबल। उसकी करतूत का रघु नाम का चश्मदीद गवाह उपलब्ध है। राजा साहब उसका भी खून करना चाहता था, लेकिन वो खुशकिस्मत था कि बच निकला। सर, मैं फिर कहता हूँ, ये नामुमकिन है। लेकिन जब आई विटनेस और नो आई विटनेस, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये असंभव है। बड़े यकीन से कह रहे हो? जी हाँ। क्यों? क्योंकि 4:30 बजे राजा साहब होटल सी व्यू के अपने ऑफिस में मेरे सामने बैठे हुए थे। क्या? 4:20 से 4:50 तक आधा घंटा मैंने उनके साथ गुजारा था।
उस दौरान एक क्षण के लिए भी वो मेरी निगाहों से ओझल नहीं हुए थे। वो जुहू से मीलों दूर मनोरी बीच पर नहीं हो सकते थे। कोई एक शख्स एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद नहीं हो सकता। डिडोलकर भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा, लेकिन फिर वो आवेशपूर्ण स्वर में बोला, वो चश्मदीद गवाह कहता है कि राजा साहब मनोरी बीच पर था। सर, ये भी चश्मदीद गवाही कहता है कि राजा साहब होटल सी व्यू में अपने ऑफिस में थे। आप रघु को नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन मुझे जानते हैं। मैं आपका मातहत हूँ और एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हूँ। मेरी अकिंचन राय में किसी गैर और नामालूम शख्स की बात के मुकाबले में मेरी बात को आपको ज्यादा विश्वसनीय मानना चाहिए। डिडोलकर के मुंह से बोल न फूटा। सर, उस गवाह में और उसकी गवाही में जरूर कोई भेद है, और उस शख्स में भी जरूर कोई भेद है जिसने अभी गवाह के स्पॉन्सर के तौर पर आपको फोन किया। स्पॉन्सर? व्हाट डू यू मीन स्पॉन्सर? स्पॉन्सर ही तो सर। अगर किसी ने कोई अपराध होता देखा हो तो उसका फर्ज बनता है कि वो नजदीकी थाने में जाकर उसकी रपट दर्ज कराए, लेकिन इस गवाह ने तो ऐसा किया नहीं जान पड़ता। इलाके के थाने में पहुंचने की जगह वो बांद्रा पहुंचा। तुम्हें क्या पता वो कहाँ पहुंचा? सर, होटल सी रॉक तो बांद्रा में ही है। कान काफी पतले हैं तुम्हारे। और अपने स्पॉन्सर को रिपोर्ट किया, जिसने कि आगे आपको फोन लगाया, और फोन के बिना पर अब आप इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार करने पर तुले हैं। बड़ा आदमी राजा साहब? जी हाँ, जो कि एक फर्जी शख्सियत है। मेरी तफ्तीश ये नहीं कहती। तुम्हारी तफ्तीश में नुक्स है, मुझे तो नहीं दिखाई देता। तो फिर तुम्हारी निगाह में भी नुक्स है। आप तो सर मुझे पुलिस की नौकरी के लिए ही अनफिट करार दिए दे रहे हैं। इंस्पेक्टर, मुझे तुम पर कुछ और ही शक हो रहा है। क्या सर? जवाब देने की जगह डिडोलकर संदिग्ध भाव से उसे घूरता रहा। ये कि मैं राजा साहब के हाथों बिक गया, मैंने तुम जा सकते हो, लेकिन सर। इंस्पेक्टर दामोदर राव, यू आर एक्सक्यूज्ड। दामोदर राव ने उठकर अपने आला अफसर को सैल्यूट मारा और वहां से रुखसत हो गया। पीछे कितनी देर डिडोलकर विचारपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश बैठा रहा। फिर उसने ब्रजवासी को फोन लगाया। मिस्टर ब्रजवासी, वो गंभीरता से बोला, मनोरी बीच की वारदात की बाबत आपकी बात में मुझे काफ़ी कमी दिखाई देती है, लेकिन आप यहाँ मेरे पास आइए और मुझे मुकम्मल कहानी सुनाइए। मुकम्मल कहानी? जी हाँ, मुकम्मल कहानी, और अपने चश्मदीद गवाह को साथ लेकर आइएगा। मैं भाई से बात करता हूँ, बाद में कीजिएगा। पहले आप? मैं पहले भाई से बात करता हूँ। संबंध विच्छेद हो गया। राजा साहब की कार में सवार हो जाने से पहले बारबोसा उनकी आनन फानन 4 तस्वीरें निकाल चुका था। एक वाकिफ फोटोग्राफर से उसने 5 गुना 7 के प्रिंट निकलवाए, और फिर उनमें से जो प्रिंट बेहतरीन लगा उसके साथ वो कंप्यूटरोग्राफी के उस्ताद एक आर्टिस्ट के पास पहुंचा। उसने राजा साहब की तस्वीर उसके सामने रखी। क्या है? आर्टिस्ट बोला। इसको अपने कंप्यूटर पर स्कैन कर। बारबोसा बोला। इसकी दाढ़ी मूछ और पगड़ी हटा। इतना करने के बाद जो शक्ल नुमाया हो उसका प्रिंट निकाल। हटा क्या मतलब? दाढ़ी मूछ नकली है? हाँ, फिर तो सिर पर जोड़ा भी नहीं होगा। जाहिर है। असल आदमी को कभी देखा? पता नहीं। बिना दाढ़ी मूछ की शक्ल सामने आएगी तो पता लगेगा। दाढ़ी मूछ हट जाएगी। पगड़ी में क्या वांदा है? वांदा कोई नहीं, लेकिन पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए कोई हेयर स्टाइल जोड़ना होगा। ऐसा? हाँ, कंप्यूटर वो ही काम कर सकता है जिसके लिए ये प्रोग्राम्ड है। जादू नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि पगड़ी इरेज करने से स्क्रीन पर बालों वाला सिर अपने आप ही प्रकट हो जाए। ओह, अंदाजन कोई आजकल का हेयर स्टाइल बना। भले ही असल में ये शख्स गंजा हो, अधगंजा हो, सफ़ेद बालों वाला हो या अधपके बालों वाला हो। कंफ्यूज न कर, अपना तजुर्बा इस्तेमाल कर। डू योर बेस्ट। ओके, मेरे लिए कंप्यूटर में से फ़ोटो निकाल। अपने लिए फ़ोटो में से जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बोतल निकाल। ये बात? हाँ, फिर तो अभी लो। आर्टिस्ट जो कर सकता था बड़ी तन्मयता से उसने किया, और फिर अपनी कारीगिरी के आखिरी नतीजे के 2 प्रिंटआउट निकालकर बारबोसा को सौंपे। बारबोसा ने बहुत गौर से बहुत देर तक यूं नुमाया हुई नई सूरत का मुआयना किया। उसे सूरत नितांत अजनबी लगी। ओके, थैंक यू।
वो उठता हुआ बोला, बोतल पहुंच जाएगी, कोई वांदा नहीं। इंस्पेक्टर दामोदर राव टहलता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से निकला और सड़क पर यूं चलता हुआ विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की दिशा में पड़ा जैसे वॉक पर निकला हो। सारे रास्ते वो इस बारे में पूरी तरह से सावधान था कि कोई उसके पीछे न लगा हो। हालांकि किसी के उसके पीछे लगने का कोई मतलब नहीं था। वीटी स्टेशन पर वो एक पीसीओ बूथ में दाखिल हुआ। उसने होटल सी व्यू का नंबर लगाया। ऑपरेटर ने कॉल रिसीव की तो उसने राजा साहब से बात करने की इच्छा व्यक्त की। किस विषय में बात करना चाहते हैं सर? पूछा गया। विषय व्यक्तिगत और गोपनीय है, इसलिए नहीं बताया जा सकता। अपना नाम और फ़ोन नंबर बता दीजिए। राजा साहब चाहेंगे तो कॉल बैक कर लेंगे। मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है। तो नाम तो बताइए। राजा साहब जानते हैं। सर, ऐसे बात नहीं हो सकती। डोंट टॉक नॉनसेंस। मेरी बात निहायत ज़रूरी है। सर, आई हैव माई इंस्ट्रक्शन टू फॉलो। ओके, राजा साहब से बोलो वो शख्स बात करना चाहता है जो 4 बजे उनसे मिलने आया था। सर, आई विल पुट यू टू हिज सेक्रेटरी मिस्टर कॉल। नो मिस्टर कॉल, जो कोई भी वो है, मेरी बात उतनी ही समझेंगे जितनी कि आप समझ रही हैं। इन दैट केस आई विल हैव टू डिस्कनेक्ट सर। नो, डोंट डू दैट। ठीक है, मेरी इरफान अली से बात करा दो। जो कि ऑपरेटर ने कराई। इरफान ने बिना फालतू सवाल किए उसकी बात समझी और तत्काल राजा साहब को कॉल ट्रांसफ़र की। आपने मुझे पहचान लिया सर? उसने पूछा। हाँ, आवाज़ आई। तुम? नाम ना लीजिए, इतना काफ़ी है कि आपने मुझे पहचान लिया है। कैसे फ़ोन किया? मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके काम की हो सकती है। कैसी जानकारी? आप किसी ब्रजवासी को जानते हैं? जानता हूँ। वो आपको मनोरी बीच पर हुए ट्रिपल मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कराने का तमन्नाई है। अच्छा, कैसे जाना? मेरी मौजूदगी में डीसीपी डिडोलकर के पास उसका फ़ोन आया था। मैं एक तरफा वार्तालाप ही सुन सकता था, इसलिए जो टूटा फूटा समझ में आया वो ये है कि भाई के कहने पर उसने डिडोलकर को फ़ोन किया था। उसका कहना है कि 4:30 बजे मनोरी बीच पर राजा साहब ने 3 आदमियों का कत्ल कर दिया था और उसके पास इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह था। चश्मदीद गवाह की बात से जोश खाकर डिडोलकर आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दे बैठा था। लेकिन जब मैंने उसे ये पुरइसरार जानकारी दी थी कि राजा साहब 4:30 बजे अपने ऑफिस में मेरे सामने बैठे हुए थे, तो वक्ती तौर पर उसका जोश ठंडा हो गया था। अब वो क्या करेगा नहीं मालूम। आपकी बाबत अपने आइंदा प्लान के बारे में उसने मुझे अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, लेकिन पीछे तो वो आपके पढ़ाई हुआ है, इसलिए कुछ तो करेगा ही। तुम्हारी रिपोर्ट की बाबत क्या बोला? बहुत झुंझलाया, मुझे जुबान देने की कोशिश करने लगा। यूं कामयाब ना हुआ तो इल्ज़ाम लगाने लगा कि मेरी तफ्तीश में नुक्स था। सर, फिंगरप्रिंट्स न मिलते होने ने उसका मुंह बंद कर दिया था। आगे 3 इंक्वायरियों का जवाब आ जाने पर उसका मुंह बिल्कुल ही बंद हो जाता। लेकिन इस ब्रजवासी की नई बात ने यूं समझिए कि उसे नई फुरेरी लगा दी है। मुझे हैरानी है ब्रजवासी की मेरे पीछे दिल्ली से मुंबई आने की मजाल हुई। न सिर्फ मजाल हुई बल्कि पहले वार करने की मजाल हुई। भाई की शह जान पड़ती है। हाँ, अगर तुम मुझे उसका कोई पता ठिकाना बता सकते तो। अंदाजा बता सकता हूँ। वो ही बताओ। होटल सी रॉक में, जो कि बांद्रा में है। जी हाँ। अंदाजा क्यों? उसने डीसीपी को कहा था कि वो होटल सी रॉक से बोल रहा था। सिर्फ इतने से ये स्थापित नहीं होता कि वो ठहरा भी वहीं हुआ है। पता करेंगे। बाय द वे, कथित चश्मदीद गवाह का नाम रघु है। खबर लेंगे उसकी भी। और एक बात एकेडमिक थी, वो भी बोलो। अभी फ़ोन के जरिए आप तक पहुंच बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। मैं इरफान अली को बाय नेम न जानता होता तो शायद बात हो ही ना पाती। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा मेरे मोबाइल पर फ़ोन करना। नंबर नोट कर लो। दामोदर राव ने किया। इनायत दफेदार बांद्रा पहुंचा। होटल सी रॉक में ब्रजवासी के कमरे में उसकी ब्रजवासी से मुलाकात हुई। भाई खपा है, उसने घोषणा की। क्यों? ब्रजवासी सक पकाया सा बोला। आपको नहीं मालूम क्यों? क्यों बार बार उसे फ़ोन लगाते हो? भाई का मोबाइल नंबर मालूम हो गया तो उसका बेजा इस्तेमाल करोगे? बेजा इस्तेमाल? ना समझी भरा भी। जब फ़ोन करना चाहिए था तब तो किया नहीं।
जब फोन करना चाहिए था? कब फोन करना चाहिए था? जब मुंबई का रुख किया था। मुंबई का रुख किया था? मुंबई आने के लिए भाई की इजाजत लेनी पड़ती है। तफरीह के लिए आने के लिए नहीं, सैर करने आने के लिए नहीं। तफरीह के लिए आए हो, सैर करने आए हो? ब्रजवासी का सिर स्वयं इनकार में हिला। इस खुशफहमी से मुब्तला होकर आए हो कि जो काम भाई न कर सकता वो आप कर सकते हो। कर भी सकते हो तो क्या वांदा है, लेकिन इस बात भाई को खबर तो करनी चाहिए थी, ताकि जिस काम के लिए भाई ने वसी इंतजामात किए हुए हैं उसी में एकाएक आकर आपके हाथ डालने से कोई पंगा ना पड़ जाता। पंगा पड़ा तो नहीं, इत्तेफाक से नहीं पड़ा। अब बोलो क्या किया था, तफसील से बताओ, कोई बात छूटने ना पाए। ब्रजवासी ने बेमन से अपनी पिट चुकी स्कीम का सविस्तर वर्णन किया। दफेदार पूरा। तो आप समझते हो कि उस एक चश्मदीद गवाह की वजह से, क्या नाम बोला उसका? रघु। रघु, उस रघु की गवाही की वजह से राजा साहब ढेर हो जाएगा। अगर तुम्हारे शहर की पुलिस राजा साहब का रौब नहीं खा जाएगी तो क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसके खिलाफ एक चश्मदीद गवाह है। हाँ, एक। हाँ भाई, एक। जो करतूत राजा साहब ने की है उसके लिए एक चश्मदीद गवाह क्या कम है? एक कम नहीं है तो चार तो किसी भी सूरत में कम न हुए। चार? जो जैन में सवार थे, जो आपकी करतूत के चश्मदीद गवाह हैं। मेरी करतूत? अगवा, कत्ल के इरादे से, जो कि आपके आदमियों ने चार ऐसे गवाहों के सामने किया जो कि राजा साहब के वफादार हैं। आपके आदमी उनको इसलिए खातिर में न लाए क्योंकि उन्हें अपनी कामयाबी की गारंटी थी। राजा साहब मर जाता तो भले ही वो अगवा का राग अलापते रहते, क्या वांदा था? ऐसे सोचा था ना? ब्रजवासी से जवाब देते न बना। खून खराबे के कारोबार में जो भीड़ू गवाह छोड़े उसका बालकनी खाली। क्या? ब्रजवासी ने जोर से थूक निकली। अब बोलो, जब राजा साहब के कातिल होने की दुहाई उठेगी तो आप उन चार गवाहों को, ड्राइवर को छोड़कर, जिनमें से सब ऊंचे रुतबे और रसूख वाले हैं, कैसे खामोश रख पाओगे? जो पुरजोर पुरइसरार लहजे में कहेंगे कि राजा साहब का अगवा हुआ था। राजा साहब ने जिन लोगों को मार गिराया था वो और कोई नहीं, वो ही भीड़ू थे जिन्होंने की अगवा किया था, और उनमें आपका चश्मदीद गवाह रघु भी शामिल था। अब ये बताओ कि आपका रघु मौकाए वारदात पर अपनी मौजूदगी की क्या वजह बयान करेगा? ये कि वो टहलता हुआ उधर से गुजर रहा था जबकि वो वाकया हुआ था। पुलिस का जरा दबाव पड़ने की देर होगी कि वो बक देगा कि वो भी अगवा में शरीक था, और दबाव पड़ेगा तो उस शख्स का नाम ले लेगा जिसने कि राजा साहब के अगवा की साजिश की। ब्रजवासी घबराया। अब बताओ, आपके रघु की गवाही राजा साहब के खिलाफ कारामद साबित होगी या खुद आपके? ब्रजवासी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ऊपर से कोड़ में खांचे कि जिस शख्स का अगवा हुआ वो राजा साहब नहीं था। क्या? कत्ल के वक्त राजा साहब होटल में मौजूद था, और इस बात को जो न हिल सकने वाला गवाह है वो खुद डीसीपी डिडोलकर का मातहत इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर बोला मैं, 3 सितारों वाला, रघु जैसा टपोरी नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? कैसे वो होटल में हो सकता है जबकि वो मनोरी बीच पर था? आपके आदमी अंधे हों तो क्यों नहीं हो सकता? राजा साहब को पहचानने की जगह उन्होंने राजा साहब की सज धज पहचानी हो तो नहीं हो सकता? वो क्या राजा साहब के हम प्याला हमने वाला है, लंगोटे हैं उसके? उनके सामने एक राजा साहब पेश किया गया, होटल के 4 भीड़ू उसके हमराह बने, हो गया किला फतेह। ऐसी है ना? ब्रजवासी के मुंह से बोलना फूटा। इधर के मराठा लोगों में भैंसों में भैंस पहचानना और सिखों में सिख पहचानना एक ही बात। क्या? ब्रजवासी ने बेचैनी से पहलू बदला। अब बोलो, आपने राजा साहब के खिलाफ जो किया वो क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि वो सोहल है। पुलिस की तफ्तीश कहती है वो सोहल नहीं है। ये मैं नहीं मान सकता। ब्रजवासी एकाएक आवेश में बोला, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दिल्ली जो राजा साहब पहुंचा था वो सोहल था, और इस बाबत हमें किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं। हम दिल्ली वाले अपने आप में तस्दीक और न हिलाया जा सकने वाला सबूत है कि राजा साहब सोहल हैं। कोई राजा साहब सोहल है जो दिल्ली में आप लोगों के रूबरू हुआ,
लेकिन जो राजा साहब यहाँ मुंबई में सामने हैं, जो होटल सी व्यू में अपना मुकाम बनाए हैं, वो सोहल नहीं है। नामुमकिन साबित हो चुका है, अभी और हो जाएगा। कोई भेद है। भेद यही है कि सोहल ने दिल्ली वालों के हुजूर में पेश होने के लिए राजा साहब का बहरूप भरा। राजा साहब का? हाँ, वो कौन है? राजा साहब हैं, जो कि सोहल नहीं है। राजा साहब हैं लेकिन सोहल नहीं है। सोहल है जो कि राजा साहब है। हे भगवान, ये क्या गोरख सत्ता है। बहरहाल मुंबई में कदम रखते ही जो तीर आपने चलाया उसे भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जबकि भाई कहता है कि डीसीपी डिडोलकर अपना आदमी है। हाँ, पर कोई तरफदारी वाला कदम उठाने के लिए भी किसी बुनियाद की जरूरत होती है। इधर किधर है बुनियाद? उस कमीने ने पॉइंट ब्लैंक 3 आदमी मार गिराए। हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप खुद होटल सी व्यू पहुंचो, राजा साहब के रूबरू हो और उसे शूट कर दो। मैं कर भी दूंगा ऐसा। अब नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि भाई का हुक्म है कि आप मुंबई में न दिखाई दो। इस हुक्म की वजह? मैं भाई का हुक्म बोला बाप। भाई से उसके हुक्म की कोई वजह नहीं पूछता। ओह, वैसे वजह यही है कि आपकी बचकाना और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से भाई के उस प्रोग्राम में पंगा पड़ सकता है जो भाई ने सोहल के लिए फिट किया है। लेकिन भाई को दिल्ली वालों पर कोई एतबार नहीं। दिल्ली के वाक़ये के बाद से वो उम्मीद नहीं करता कि दिल्ली वाले सोहल के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। शुक्र मनाओ कि भाई का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। आप खुद उसके रूबरू होते तो आपको जो सुनने को मिलता उससे आपके कान पक जाते। कहने का मतलब ये है कि भाई को कतई एतबार नहीं कि नालायक और नाकारे दिल्ली वाले अब लायक और किसी काम के निकल सकते हैं। ब्रजवासी तिल मिलाया। इतनी बड़ी वारदात के फेल हो जाने के बाद आपका अभी भी इधर मुकाम बनाए रखना बेवकूफ़ी है। ये सोचना और भी बड़ी बेवकूफ़ी है कि दुश्मन आपकी करतूत की सजा देने के लिए आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। आपको तो मनोरी बीच के वाक़ये की खबर मिलते ही इधर से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेना चाहिए था। ब्रजवासी और तिल मिलाया। कुछ क्षण खामोशी रही। भाई क्या करेगा? फिर ब्रजवासी बोला, जो करेगा सामने आ जाएगा, नहीं आएगा तो खबर कर दी जाएगी। फिर भी ये कि भाई ने राजा साहब की सुपारी लगाई है। कमाल है। जब हम कहते हैं कि राजा साहब सोहल हैं तो भाई इस बात को किसी खातिर में नहीं लाता, लेकिन खुद उसी राजा साहब की सुपारी लगाता है। वजह है क्या? जो एक तरीके से पकड़ाई में न आए तो कान दूसरे तरीके से पकड़ने के पीछे होती है। मतलब अगर राजा साहब सोहल हैं तो राजा साहब को लुढ़का दिए जाने के बाद सोहल का वजूद खत्म हो जाएगा। न हुआ तो हम समझेंगे कि भाई की सुपारी की रकम का नुकसान हो गया, कि राजा साहब नाम के भीड़ू की जान नाहक गई। कमाल है। भाई सोहल की फिराक में भी बराबर हैं। अगर सोहल टपक गया और उसके बाद राजा साहब दिखाई देना बंद हो गया तो हम मान लेंगे कि राजा साहब ही सोहल था। ये तो हमारे वाली ही बात हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई को पुलिस की तफ्तीश के इस नतीजे पर यकीन नहीं है कि राजा साहब सोहल नहीं है। यकीन है या नहीं है, अब तमाम दारोमदार एक जान पर टिका है जो कि राजा साहब की है। वो सोहल हुआ तो बात ही क्या है, न हुआ तो हम समझेंगे कि नाहक एक बेगुनाह की जान गई। यानी कि वो सोहल हो या न हो, राजा साहब तो मरे ही मरे। हाँ, बढ़िया, ये बात पसंद आई भैया। बहुत सुकून पहुंचा मेरे मन को भाई के इस फैसले से। अब मैं खुशी खुशी दिल्ली वापस लौटने को तैयार हूँ। मैं कल सुबह ही, आज ही, अभी। ऐसी क्या जल्दी है? भाई का हुक्म है। भाई, इस वक्त तो पता नहीं कोई प्लेन भी जाता है या नहीं। चेकआउट करो और एयरपोर्ट पहुंचो। कोई प्लेन जाता हो तो बढ़िया, वरना सुबह तक वहीं टिकना या रेलवे स्टेशन का रुख करना। कमाल है, ऐसा नादिर शाही हुक्म। ताबूत में घर नहीं पहुंचना चाहते हो तो तामील करो। मुझे भाई से और भी बात करनी थी। और किस बाबत? माल की बाबत। फ़ोन पर करना। माल की बाबत बुलाए तो आना। जब आया ही हुआ हूँ तो। बहुत हुज्जत करते हो बाप, खता खाओगे। अच्छी बात है। अब मुझे रवानगी के वक्त टाटा बाय बाय करके मानोगे या यकीन कर लोगे कि मैंने भाई के हुक्म की तामील की? यकीन कर लूँगा।
खुदा हाफिज बाप। दफेदार रुखसत हो गया। विक्टर की टैक्सी पर सवार विमल, इरफान और शोहाब होटल सी रॉक पहुंचे। पता करो, विमल बोला, तब तक मैं टैक्सी में ही बैठता हूँ। ठीक, इरफान बोला। वो और शोहाब टैक्सी से बाहर निकले और होटल में दाखिल हो गए। विक्टर ने टैक्सी को बैक करके होटल के सामने ही खड़ी कारों में उपलब्ध एक खाली जगह में लगा दिया। विमल ने पाइप सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद इरफान वापस लौटा। इधर ही ठहरा है, वो बोला। कमरा नंबर 308। कैसे जाना? विमल उत्सुक भाव से बोला। शोहाब ने जाना फ्लोर वेटर से, इंग्लिश बोल के रॉब गालिब करके। फ्लोर कैसे जाना? पहले फ्लोर से चालू किया ऊपर की तरफ। पहले पर नक्को, दूसरे पर नक्को, तीसरे पर निकला। कोई वेटर ना बोलता तो? वेटर किधर बोला बाप? 100 वाला गांधी बोला। वो ना बोलता तो बड़े वाला गांधी बोलता। 500 वाला? हाँ, अब तो और बड़ा भी आ गया है। आगे कभी देखेंगे बाप, फुल बड़ा गांधी। अभी तो 100 से काम चला। विमल हंसा। वो कार से बाहर निकला। इधर ही ठहरना, वो विक्टर से बोला। विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। क्या इरादा है बाप? इरफान बोला। क्या करना मांगता है? सीधे उसके कमरे में जाना मांगता है। मुमकिन होगा? बरोबर होगा। इत्तेफाक से इस वक्त लॉबी में बहुत भीड़ है। किसी को खबर नहीं लगेगी कि कौन किधर गया। सीधे लिफ्ट पर और फिर ऊपर। शोहाब कहाँ है? लॉबी में ही है। हमें देखेगा तो करीब आ जाएगा। चलो। वो निर्विघ्न तीसरी मंजिल पर पहुंचे। 308 इधर है, शोहाब बोला। वो 308 नंबर कमरे के सामने पहुंचे। शोहाब और इरफान विमल के आजू बाजू खड़े हो गए। उनके हाथ अपनी अपनी पतलून की जेब में पड़ी गन पर सरक गए। विमल ने दरवाजे पर दस्तक दी। तत्काल दरवाजा खुला और एक वर्दीधारी वेटर ने बाहर झांका। विमल ने उसके पीछे कमरे में निगाह डाली तो एक मेड को बेड ठीक करते पाया। साहब कहाँ है? विमल अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। साहब? वेटर सकपकाया सा बोला। ब्रजवासी साहब जो इधर ठहरे हुए हैं, वो तो चेकआउट कर गए। क्या? चेकआउट कर गए? कब? कब चेकआउट कर गए? अभी 5 मिनट पहले। विमल ने शोहाब की तरफ देखा। एकाएक शोहाब बोला। आनन फानन? हाँ साहब, आज ही आए, ओवरनाइट भी न ठहरे। बोले फौरन दिल्ली वापस लौटना जरूरी था। लगता है, इरफान दबे स्वर में बोला। हम ऊपर आ रहे थे, वो नीचे जा रहा था। विमल ने सहमति में सिर हिलाया और वेटर की तरफ आकर्षित हुआ। ब्रजवासी साहब तेरे को बोले कि वो फौरन दिल्ली वापस लौट रहे थे? मेरे को नहीं बोले साहब, मैं तो उनका बिल लेकर आया था। वो फ़ोन पर होटल के ट्रेवल काउंटर से दिल्ली की फौरन वाली फ़्लाइट के बारे में पूछ रहे थे तो मैं सुना। लिहाजा अब वो एयरपोर्ट पर गए होंगे। फ़्लाइट तो एयरपोर्ट से ही मिलती है साहब। काफ़ी श्याणा है, इरफान भुनभुनाया। अब बंद कर ढक्कन। वेटर हक बकाया सा उसका मुंह देखने लगा। तीनों वापस लौटे। एयरपोर्ट गया है तो अभी रास्ते में ही होगा, लिफ्ट में शोहाब बोला। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। अपना विक्टर बहुत फास्ट ड्राइवर, इरफान बोला। पकड़ लेंगे, देखते हैं क्या होता है, विमल बोला। तीनों ग्राउंड फ्लोर पर लौटे और लॉबी क्रॉस करके होटल से बाहर निकले। विक्टर की टैक्सी पार्किंग में से गायब थी। शायद, विमल बोला, टैक्सी यहाँ खड़ी करने पर किसी ने ऐतराज किया हो। पहले तो ना किया, इरफान बोला। तब मैं था पैसेंजर, शायद इसलिए। हो सकता है। स्टैंड पर देख। अभी? इरफान आगे को लपका। 5 मिनट बाद वो वापस लौटा। क्यों भाई? विमल अप्रसन्न भाव से बोला। इतनी देर? कहीं नहीं है, ना स्टैंड पर, ना पार्किंग वाले एरिया में, ना बाहर सड़क पर, ना आजू बाजू। किधर गया? क्या बोलेंगा बाप? अब क्या करें? टैक्सी करें। और क्या करें? टैक्सी पर सवार होकर वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। वो अभी आधे रास्ते में ही थे कि विमल के मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। विक्टर बोल रहा था। किधर गायब हो गया था? विमल झुंझलाया सा बोला। बोलेगा ना बाप? अब कहाँ है? ग्रांट रोड। उधर कैसे पहुँच गया? अपने भीड़ों के पीछे लगाना बाप। ब्रजवासी के? हाँ, वो इधर तो मैं भी इधर। वहाँ कहाँ? इधर स्वागत करके एक होटल है, काफ़ी बड़ा, 6 मंजिल तक उठा हुआ। अपना भीड़ू इधर है। किसी से मिलने आया? नक्को, खुद चेक इन किया। कमाल है, आनन फानन एक होटल से निकला और जाकर दूसरे में बैठ गया। तुम रुको भाई, वो ड्राइवर की पीठ टहोकता हुआ बोला। टैक्सी फुटपाथ से लगकर रुकी।
अब मेरे को क्या करना मांगता है बाप? उधर ही ठहर, आते हैं। मैं होटल के सामने मिलेंगा। पण क्या पण? वो इधर से भी चल पड़ा तो क्या? तो मैं उसके पीछू, वो जिधर पहुंचेगा उधर से फिर फोन लगाएगा। बरोबर? बरोबर। और शाबाश। विमल ने फोन बंद कर दिया। ग्रांट रोड चल भाई, विमल टैक्सी ड्राइवर से बोला। एयरपोर्ट नहीं जाने का है? ड्राइवर बोला। बेवड़ा है। इरफान ने उसकी गुद्दी पर एक चपट जमाई। साला सुना नहीं, बड़ा बाप क्या बोला? ड्राइवर का सिर सहमति में हिला। उसने टैक्सी को फिर स्टार्ट किया और जिधर से आया था उसे उधर ही वापस दौड़ा दिया। एक टैक्सी होटल सी व्यू की मॉर्की में आकर रुकी। डोरमैन ने आगे बढ़कर टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला तो उसमें से शानदार सूट पहने और बो टाई लगाए बारबोसा बाहर निकला। बारबोसा ने टैक्सी के भीतर हाथ डाला तो उसका हाथ थामे एक जगमग जगमग युवती बाहर निकली। अपने लो कट गाउन और फैंसी हेयर स्टाइल में वो कोई फिल्म स्टार जान पड़ती थी, लेकिन हकीकतन एक हाई प्राइस्ड कॉल गर्ल थी जिसे बारबोसा एक 5 स्टार डीलक्स होटल के मुअज्जिज मेहमान के अपने रोल को और निखारने और विश्वसनीय बनाने के लिए साथ लाया था। दोनों होटल में दाखिल हुए और लॉबी में ही स्थित बार में पहुंचे। एक स्टीवर्ड ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वी आर एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड, बारबोसा रॉब से बोला। इसलिए हमारे लिए ऐसी टेबल अरेंज करो जिस पर से लॉबी में निगाह दौड़ाई जा सकती हो। यस सर, लेकिन वो एन एंट्रेंस पर भी न हो। यस सर, दिस वे सर। वो उन्हें एक टेबल पर छोड़ गया। एक अन्य स्टीवर्ड एक वेटर के साथ उनकी टेबल पर पहुंचा। स्टीवर्ड ने मेन्यू पेश किया। अभी नहीं, बारबोसा बोला, बाद में देखेंगे। अभी मेरे लिए एक लार्ज जॉनी वॉकर ब्लू लेबल विद सोडा और मैडम के लिए शैंपेन कॉकटेल। यस सर। ड्रिंक्स सर्व हुए। ड्रिंक्स और स्नैक्स का आनंद लेते और सुंदर संगिनी से बतियाते बारबोसा ने 1 घंटा वहां गुजारा। उस दौरान लॉबी में न राजा साहब दिखाई दिया और न कंप्यूटर पुल आउट वाली दूसरी सूरत दिखाई दी। मैं आता हूँ, एकाएक वो उठता हुआ बोला। युवती ने सहमति में सिर हिलाया। उसने बड़े सहज भाव से लॉबी में मौजूद कॉफी शॉप का और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद 3 रेस्टोरेंट्स का चक्कर लगाया। कहीं कोई नहीं। जीसस, क्या इस राजा साहब का मनोरंजक शाम पर कोई एतबार नहीं था? अब तफरीह से ताल्लुक रखती जो आखिरी जगह बाकी बच गई थी वो होटल का झनकार नाम का डिस्को था जो कि दूसरी मंजिल पर था। डिस्को के बंद दरवाजे के आगे होटल स्टाफ के 2 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक वर्दीधारी गार्ड था और दूसरा काला सूट पहने था और काली टाई लगाए था, जो कि उसके गार्ड से बेहतर रुतबे की चुगली थी। सॉरी सर, काले कोट वाले ने उसे रोका। व्हाट सॉरी? बारबोसा भुनभुनाया। नो सिंगल सर, मैं अभी भी नहीं समझा। डिस्को में एंट्री के लिए कंपेनियन का होना ज़रूरी है। कंपेनियन? यस सर, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। आपको डिस्को में दाखिल के लिए आपके साथ फीमेल कंपेनियन का होना ज़रूरी है। कमाल है, ऐसा ही नियम है सर। किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया सर, मैनेजमेंट ने बनाया। इस वक्त तो यहाँ तुम ही मैनेजमेंट हो, इसलिए सॉरी सर। कोई लिहाज करो। आई सेड सॉरी सर। जीसस, अपनों के मिजाज का ये हाल है, गैर तो जो न करे थोड़ा है। सर, एलेक्स पिंटो तो कभी मेरे को सर नहीं बोला। काले कोट वाला सक पकाया। मैंने ठीक पहचाना ना? बारबोसा मुस्कुराता हुआ बोला। काले कोट वाले के नेत्र फैले। बारबोसा? उसके मुंह से निकला। इन पर्सन। बारबोसा तनिक सिर नवाता बोला। तेरे पर तो निगाह नहीं ठहर रही। तेरे पर भी, तभी तो पहचाना नहीं। जो कभी कावस बिलमोरिया का खास होता था वो अब इस फैंसी ड्यूटी पर। धीरे बोल यार। धीरे तो बोलता हूँ, पर अब भीतर जाने देने के बारे में क्या बोलता है? इतना हाई क्लास बन के इधर क्या कर रहा है? समझ ले तेरे से मिलने आया। भीतर क्यों जाना मांगता है? डिस्को की तफरीह वाला तो तेरा मूड नहीं लग रहा। मूड तो तफरीह वाला ही है और बाय ग्रेस ऑफ गॉड अलमाइटी कंपेनियन भी है। कहाँ? नीचे बार में बैठी है। तो फिर बुला ला उसे इधर। नहीं, मैं डिस्को में एक क्विक इन एंड आउट मांगता है, उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं। क्विक इन एंड आउट? हाँ, एक फ्रेंड को देखना है। हुआ तो उसको बाहर लिवा लाऊंगा, नहीं हुआ तो कहानी खत्म। अब बोल, क्या बोलता है? वो हिचकिचाया।
ओ कम ऑन, मेरे साथ ऐश्वर्या राय जैसी हसीन छोकरी है, मैं किसी की कंपेनियन पर निगाह भी नहीं डालूंगा और 5 मिनट में वापस लौटूंगा। प्रॉमिस? क्रॉस माई हार्ट। ओके। पिंटो ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने दरवाजा खोल दिया। बारबोसा भीतर दाखिल हुआ। भीतर कान फाड़ू बैंड बज रहा था, जिसकी धुन पर डिस्को दीवाने नाच रहे थे। वो सारे डिस्को में फिर गया। राजा साहब के कहीं दर्शन न हुए, जबकि बारबोसा ने भुनभुनाते हुए सोचा। हसीन था, जवान था, लाजवाब रुतबे और रसूख वाला था। वो बाहर निकला। राजी? घड़ी देखता वो पिंटो से बोला। यस, पिंटो बोला। थैंक यू। अब जरा 1 मिनट इधर आओ। क्यों? कुछ खास बात करनी है। मैं इधर ड्यूटी पर। कुछ नहीं हो रहा ड्यूटी को, अभी फारिग हो जाओगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो गार्ड आवाज दे लेगा। सुन रहा है भिड़ू? गार्ड ने सहमति में सिर हिलाया। पिंटो उसके साथ दरवाजे पर से हटा और थोड़ा परे जा खड़ा हुआ। मवालियों का हेडक्वार्टर, बारबोसा बोला। सारी मुंबई में बदनाम। इज्जतदार ठिकाना कैसे बन गया? नए मालिक ने बनाया। होटल पर काबिज हुआ और कंपनी के सारे प्यादों, चाटुकारों को, गुंडे बदमाशों को निकाल बाहर किया। तू कैसे बच गया? कुछ लोगों को, सबको नहीं। ऑप्शन थी सुधर कर स्ट्रेट नौकरी करने की या बाहर निकल जाने की। मैंने पहली ऑप्शन कबूल की। सुधर गया? स्ट्रेट नौकरी करने लगा? हाँ। कुत्ते की तुम कभी सीधी होती सुनी तो नहीं। मजबूरी थी बारबोसा। जब कंपनी खत्म हो गई, कंपनी वाले खत्म हो गए, तो कैसे हो गया ये सब? सोहल ने किया। सोहल? जो अक्खी मुंबई जानती है कि कंपनी का दुश्मन नंबर 1 था और ऑर्गेनाइज क्राइम की मुखालफत का इकलौता झंडा बरदार था। उसने फिनिश किया कंपनी को? हाँ, उस राजा साहब की सहूलियत के लिए, जो अब इस होटल का नया मालिक है। यही समझ ले। सोहल ने कंपनी को खत्म कर दिया। पीछे कोई ना छोड़ा उसने कंपनी का नाम लेवा। ऐसे में ये राजा साहब जैसे आसमान से टपका और इस आलिशान होटल पर काबिज हो गया। आसमान से तो ना टपका, जिक्र तो उसका होटल का मालिक बनने से पहले भी सुना गया था। अच्छा, वो कैसे? बिलमोरिया साहब के पास ब्लैक ब्यूटी नाम का एक बेशकीमती घोड़ा था, जो कि चंदन जाधव नाम के हॉर्स ट्रेनर के स्टड फार्म में रखा जाता था। एक राजा गजेंद्र सिंह तब उस घोड़े को खरीदने का तमन्नाई बन के स्टड फार्म में पहुंचा था, जो घोड़े का खरीदार बनता बनता होटल का खरीदार बन गया। एक रात पिंटो का स्वर बेहद धीमा हो गया। स्टड फार्म पर पहुंचा बिलमोरिया अपने ही भड़के हुए घोड़े के टापों के नीचे रौंदा जाकर जान से हाथ धो बैठा था। तब इधर आम सुख बुगाहट थी कि वो हादसा नहीं था। हादसा था तो स्टेज किया गया था। किसने किया था ऐसा? भाई, कंपनी का तो एक ही स्वॉन एनिमी था, सोहल। हाँ, जिसने कि गजरे समेत उसके तमाम ओहदेदारों को जान से मार डालने की कसम खाई थी। हाँ, लेकिन बिलमोरिया का उसके घोड़े के साथ एक्सीडेंट किसी राजा गजेंद्र सिंह ने स्टेज किया था। हो सकता है, क्योंकि वो उस रात स्टड फार्म पर था। हादसे के बाद कंपनी का तब का सिपह सालार श्याम डोंगरी जिन प्यादों को साथ लेकर स्टड फार्म पर पहुंचा था, लौटने पर वो साफ तो कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर कहते भी थे। क्या ये कि सोहल ही राजा साहब था? धीरे बोल यार, मेरी नौकरी छुड़वाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं। ड्यूटी से कितने बजे फारिग होता है? 12 बजे। रहता अभी धारावी में ही है? हाँ, इतना फैंसी सूट पहनने के बाद भी अभी धारावी में ही रहता है। सूट वर्दी है, होटल से मिलती है। 1 बजे मुझे पास्कल के बार में मिलना। कोई और टाइम बोल। कल मैंने दोपहर को बीवी को साथ लेकर कहीं जाना है, इसलिए 1 बजे मैं कल के 1 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ पिंटो। तो आज के 1 बजे की, जो तेरी ड्यूटी ऑफ होने के 1 घंटे बाद बजेगा। ओ नो, फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट मैंने कोई रोज रोज करनी है। ऑल राइट, थैंक यू। वो वापस लॉबी में लौटा। तब उसकी तवज्जो बाहर के पहलू से गुजरते उस गलियारे पर पड़ी, जिसके सिरे पर एक जंगला लगा हुआ था और जंगले से आगे 2 लिफ्टें दिखाई दे रही थी। वापस बार में दाखिल होने की जगह उसने गलियारे में कदम रखा। वहां ठिठक कर उसने एक सिगरेट सुलगाया और फिर उसके कश लगाता आगे बढ़ा। वो जंगले के करीब पहुंचा तो तत्काल एक वर्दीधारी गार्ड ने उसका रास्ता रोका। उसने नोट किया कि उस गार्ड की वर्दी का रंग जुदा था।
और वो वर्दी के साथ वर्दी की ही रंगत की टाई लगाए थे। सॉरी सर, वो अदब से बोला। क्या हुआ? चेहरे पर सकपकाहट के भाव लाता बारबोसा बोला। इधर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर लिफ्ट क्यों है? प्राइवेट यूज़ के लिए है। किसके प्राइवेट यूज़ के लिए हैं? गार्ड ने उत्तर न दिया। मुझे बताया गया है कि रूफ टॉप रेस्टोरेंट का रास्ता इधर से है। गलत बताया गया है, गार्ड बोला। रूफ टॉप रेस्टोरेंट का रास्ता मेन लॉबी से ही है, लेकिन वो आजकल बंद है। अच्छा, इधर आजकल सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव का प्राइवेट रेजिडेंस और ऑफिस है। टॉप एग्जीक्यूटिव? जो कोई राजा साहब हैं? जी हाँ, राजा गजेंद्र सिंह। राजा साहब पब्लिक में आना पसंद नहीं करते। इतनी रंगीन शाम। राजा साहब इस वक्त होटल में नहीं हैं। ओह, होटल में नहीं हैं। नाउ प्लीज सर। यस ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी आई बॉदर्ड यू। नॉट एट ऑल सर। वो वापस लौटा। आधी रात तक वो उधर इस उम्मीद में रुका कि राजा साहब लौटेंगे तो उसे उनको करीब से देखने परखने का मौका मिलेगा, लेकिन उसकी वो ख्वाहिश पूरी न हुई। वो नहीं जानता था कि राजा साहब का बहरूप त्यागने के बाद सोहल अपनी आवाजाही बेसमेंट के उस खुफिया रास्ते के जरिए रखता था जो कि आगे एक खाली गोदाम में पहुंचता था। और क्योंकि सोहल होटल में नहीं था, इसलिए राजा साहब लॉबी में प्रकट नहीं हो सकते थे। विक्टर अपनी टैक्सी से परे एक लैंप पोस्ट के साथ खड़ा सिगरेट पी रहा था, जबकि विमल की टैक्सी ग्रांट रोड पर होटल स्वागत के सामने पहुंची। उन लोगों की टैक्सी से निकलकर उसको रुखसत कर दिए जाने तक वो अपने स्थान से न हिला। उसके बाद भी वो उनकी तरफ बढ़ने की जगह अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ा। वो टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने उसका पैसेंजर सीट की ओर का अगला और उससे पिछला दरवाजा खोल दिया और प्रतीक्षा करने लगा। विमल और शोहाब करीब आकर टैक्सी में पीछे सवार हो गए। इरफान आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गया तो विक्टर ने हौले से टैक्सी आगे बढ़ाई और उसे एन होटल के सामने सड़क से पार ला खड़ा किया। कैसा होटल है? विमल बोला। ठीक है बाप, विक्टर बोला। पर अपना भीड़ू जो होटल छोड़ के आया, उससे इसका क्या मुकाबला है? अपना भीड़ू? विमल सावधानी से बोला। यानी कि ब्रजवासी? हाँ। तुझे क्या पता ब्रजवासी कौन है? तू कहाँ पहचानता है उसे? नहीं पहचानता ना बाप। तो फिर काले चोर के पीछे लग गया? अरे नहीं बाप। तो कैसे मालूम कि जिसके पीछे तू इधर आया वो ब्रजवासी है? जब वो होटल सी रॉक से निकल रहा था तो उधर का स्टाफ का एक भीड़ू उसे बाय नेम पुकारा। बोला, मिस्टर ब्रजवासी जरा रुकिए। मैं साफ सुना। फिर ब्रजवासी के नाम पर जो भीड़ू रुका वो ब्रजवासी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पुकारा क्यों? उसका रिसेप्शन पर फोन था। ओह बाप, ब्रजवासी करके भीड़ू की खातिर तो अपन लोग उधर पहुंचा और वही खिसका जा रहा था। तुम लोगों का तब किधर कोई पता नहीं था। मैं क्या करता? मैं उसके पीछू लगा। बाप, गलत किया मैं? बिल्कुल ठीक किया। फोन पर शाबाशी दिया तो था। वो तो मैं ग्लैडली विद ऑनर रिसीव किया। थैंक यू बॉस। 5 स्टार का पैटर्न इधर क्यों आया? मैं खुद हैरान बाप। होटल की कोई खबर नहीं निकाली, कोई पूछताछ नहीं की। जरूरत ही नहीं थी। मैं इस होटल का सारा इन एंड आउट पहले से जानता है। अच्छा, सालों से टैक्सी ड्राइवर है मुंबई में, बहुत पैसेंजर ढोया इधर। कोई खासियत है इस होटल में? है ना बाप? क्या ठिया है? क्या मतलब? बाप, इधर हाई क्लास छोकरी लोग का फुल अरेंजमेंट। कौन करता है अरेंजमेंट? होटल वाले। वो परमिशन देते हैं और कमीशन लेते हैं। मेहमान से? बाई से मेहमान को। वैसे मेहमान को नॉर्मल रेट से 1.5 गुना किराए पर कमरा देकर पहले ही चूना लगा चुके होते हैं। स्टैंडर्ड एसी रूम का 1000 रुपीज़ रेट है इधर, उससे 1500 चार्ज करते हैं, 1600 चार्ज करते हैं। बल्ले, कमीशन 22 से लेते हैं होटल वाले। विक्टर, बराए मेहरबानी तू सरका के बात न कर, एक ही बार में सब बोल। बाप, ये खास होटल है जहाँ छोकरी लोग अवेलेबल कराने का तरीका भी खास है। गेस्ट जब ऐसी ख्वाहिश जाहिर करता है तो होटल वाले आगे खबर करते हैं, जहाँ से एक टैक्सी ड्राइवर 4 छोकरी लोग को लेकर इधर पहुँचता है, जो कि गेस्ट को पेश की जाती है। गेस्ट उनमें से किसी को पसंद कर लेता है तो ड्राइवर 3 को वापस ले जाता है। गेस्ट को कोई माल पसंद नहीं आता तो ड्राइवर 4 को वापस ले जाता है और 4 नवा छोकरी लोग लेकर वापस लौटता है।
ऐसा तब तक चलता है जब तक गेस्ट को कोई छोकरी पसंद नहीं आ जाती। ड्राइवर का पहला फेरा फ्री है, उसके बाद हर फेरे का गेस्ट को 200 रुपया देना पड़ता है। करीब ही फारस रोड है, कमाठीपुरा है, फाकलैंड रोड है, नागपाड़ा है, जहाँ से कि ड्राइवर छोकरी लोग को लाता है। उधर से इधर तक का उसका आना जाना 50-60 रुपीज़ में हो जाता है, जबकि ग्राहक से उसको 200 रुपया मिलता है। इसलिए ग्राहक की खातिर वो खुशी खुशी फटाफट फेरे लगाता है, क्योंकि जास्ती फेरा जास्ती रोकड़ा। लिहाजा इधर किस्तों में हाथ लगाई जाती है लड़कियों की ग्राहक के लिए। ऐसी जवाब सब सरेआम होता है मेन एंट्रेंस से। नहीं बाप, पीछे की गली से एक रास्ता है भीतर दाखिल होने का। काफ़ी चौड़ी गली है, टैक्सी आराम से चली जाती है। सौदा कितने टाइम का होता है? आखिरी रात का। वैसे ग्राहक जल्दी भेज दे तो उसकी मर्जी है। कहीं ब्रजवासी की भी यहाँ यही खिदमत तो नहीं हो रही? हो रही है ना बाप। अपना एक ड्राइवर भाई 4 छोकरी लोग के साथ एक फेरा इधर लगा भी चुका है। तुझे क्या पता कि वो फेरा किसके लिए लगा था? बाप, ड्राइवर जॉर्ज अपना फ्रेंड, अपना जात भाई। मैं पूछा, बोला माल रूम नंबर 502 में दिखा के लाया। मैं पहले से मालूम करके रखा कि अपना भीड़ू रूम नंबर 502 में है। फिर भी तस्दीक होनी चाहिए, लेकिन कैसे हो? मेरे सिवाय तो ब्रजवासी को कोई पहचानता नहीं। पिचड़ पहचानता है, एकाएक इरफान बोला। बुझेकर भी पहचानता होगा। वो दोनों नटराज होटल से उसके पीछे लगे थे और पीछे लगे लगे पूना पहुंच गए थे, जहां से ये ब्रजवासी तेरी बीवी के साथ एक प्राइवेट प्लेन में सवार हुआ था और दिल्ली को उड़ चला था। वो दोनों अभी जैकब परदेसी की फिराक में दगड़ी चौल के इलाके की निगरानी कर रहे हैं। भाई खाला, जिसमें कि दगड़ी चौल का इलाका है, इधर से करीब है। मैं अभी एक को या दोनों को पकड़ के लाता हूँ। मैं बस गया और आया। चल शोहा। दोनों एक टैक्सी पर सवार हुए और वहां से रुखसत हो गए। पीछे विमल पाइप के कश लगाता प्रतीक्षा करता रहा। वो है अपने जाट भाई जॉर्ज की टैक्सी, एकाएक विक्टर बोला। विमल ने सड़क पर निगाह दौड़ाई। एक टैक्सी होटल के सामने से गुजरी और उसकी नुक्कड़ से टर्न लेकर भीतर को जाती सड़क पर दाखिल हो गई। टैक्सी उस बाजू की सड़क के सामने कर, विमल बोला। विक्टर ने आदेश का पालन किया। टैक्सी में से विमल ने बाजू की सड़क पर भीतर निगाह दौड़ाई तो पाया कि वो पिछवाड़े की गली में दाखिल होने की जगह उसके दहाने पर ही रुक गई थी। फिर उसके देखते देखते 4 लड़कियां टैक्सी में से बाहर निकली और गली में दाखिल हो गई। ड्राइवर साथ नहीं गया, विमल बोला। पहले फेरे में गया ना, विक्टर बोला। ग्राहक दिखा दिया, कमरा दिखा दिया, अब क्या करेंगे जाके? वैसे चाहता तो जा सकता था। बरोबर। ये कब तक रुकेगा? बोला ना बाप, छोकरी लोगों के लौटने तक। 3 लौटेंगी तो उसका काम खल्लास, 4 लौटेंगी तो ये जाके 4 नवी छोकरी लोग और लेके आएगा और 200 रुपीज़ और खरे करेगा। जाके इससे बात कर। बात करूं? विक्टर हड़बड़ाया। क्या बात करूं? अगर वापस 3 लड़कियां लौटे तो बात खत्म है, लेकिन अगर चारों लौटे और इसका और फेरा लगे तो इस बार लड़कियों के साथ ड्राइवर पिचड़ हो। पिचड़ या पुझेकर, जिसे भी तेरी ड्राइवर की वर्दी फिट आ जाए। वो तो पिचड़ को ही आएगी। तो फिर पिचड़। ग्राहक ने ऐतराज किया तो? क्यों ऐतराज करेगा? सवाल तो करेगा कि पहले वाला ड्राइवर किधर गया? टैक्सी बिगड़ गई, अब जाके बात कर। जॉर्ज मानेगा? विक्टर संदिग्ध भाव में बोला। नहीं मानेगा तो काहे का तेरा फ्रेंड है, काहे का तेरा फेलो टैक्सी ड्राइवर है और काहे का तेरा जात भाई है। मैं करता है बाप। वो लपक कर जॉर्ज की टैक्सी के करीब पहुंचा और उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। विमल फासले से उन्हें बतियाता देखता रहा। 5 मिनट बाद चारों लड़कियां वापस लौट आई। विक्टर टैक्सी से बाहर निकला। लड़कियां टैक्सी पर सवार हुई। टैक्सी वहां से रुखसत हो गई। विक्टर वापस लौटा और आकर टैक्सी में सवार हो गया। क्या हुआ? विमल उत्सुक भाव से बोला। माना बाप, विक्टर बोला, पर बड़ी मुश्किल से माना। मुश्किल की क्या बात थी? बोलता था कि जो भीड़ू छोकरी लोगों को भेजता था, अगर उसे खबर लग गई तो वो उसकी टैक्सी को इतने प्रॉफिट वाले धंधे से हमेशा के लिए नक्की कर देगा। खबर क्यों लगेगी? अगर बोला ना बाप, कुछ नहीं होता। टैक्सी बिगड़ ही जाती है, एक बिगड़े तो दूसरी की ही जाती है। वो तो है, बाकी पिचड़ होशियार है, संभाल लेगा। बरोबर बोला बाप, विक्टर अनिश्चित भाव से बोला।
तभी इरफान और शोहाब लौटे, पिचड़ और बुझेकर दोनों के साथ। दोनों ने विमल का अभिवादन किया। जिस शख्स के, विमल पिचड़ से बोला, होटल नटराज से पीछे लगा पूना पहुंचा गया था, अभी इसी सोमवार उसे पहचान लेगा ना, जो मैक्सवेल इंडस्ट्रीज के प्लेन पर सवार होकर पूना से उड़ गया था। पिचड़ सावधान स्वर में बोला, वही 4 दिन पहले की तो बात है। बड़े आराम से, एक निगाह में, पक्की बात? पक्की बात। विक्टर के साथ कपड़े बदल फटाफट और साथ साथ सुन कि तूने करना क्या है। पिचड़ ने दोनों काम किए। तभी जॉर्ज की टैक्सी लौटती दिखाई थी। उनके देखते देखते पिछली बार की ही तरह होटल का घेरा काट कर टैक्सी उसके बाजू की सड़क पर दाखिल हो गई। पहुंच, विमल बोला। विक्टर और पिचड़ बाजू की सड़क की तरफ बढ़े। टैक्सी उस बार भी गली में दाखिल होने की जगह उसके दहाने पर ही रुकी थी। उसमें से पहले जॉर्ज और फिर 4 लड़कियां निकली। दोनों लपक कर जॉर्ज के पास पहुंचे। जॉर्ज का सिर सहमति में हिला। वो लड़कियों से कुछ बोला, फिर पिचड़ लड़कियों के साथ हो लिया। पीछे जॉर्ज अपनी टैक्सी में जा बैठा। तनिक हिचकिचाता विक्टर उसके साथ टैक्सी में सवार हो गया। 5 मिनट बाद 3 लड़कियों के साथ पिचड़ वापस लौटा। विक्टर टैक्सी से बाहर निकला। 3 लड़कियां टैक्सी में सवार हो गई। टैक्सी तत्काल आगे बढ़ गई। एक लड़की भाग गई। इस बार सब नजारा करता विमल बोला। इरफान ने सहमति में सिर हिलाया। विक्टर और पिचड़ उनके करीब पहुंचे। विमल की प्रश्न सूचक निगाह पिचड़ पर पड़ी। वही है, पिचड़ बोला। ब्रजवासी? हाँ बाप। जो कि कमरा नंबर 502 में है? हाँ बाप। ठीक से पहचाना? बिल्कुल ठीक से पहचाना। तेरे को कुछ ना बोला? उसने तो ध्यान तक न दिया मेरी तरफ। मुझे तो लगता है कि उसे पता भी नहीं लगा था कि ड्राइवर बदल गया था। एक लड़की रोक ली उसने? हाँ बाप। विमल खामोश हो गया। अब? इरफान बोला। अब ये, विमल बोला, कि आधी रात को इस होटल पर पुलिस की रेड पड़नी चाहिए। रेड? अपना विक्टर बोला ना कि एक ठिया है। ठिये पर रेड पड़ना क्या बड़ी बात है? कॉल गर्लिंग अपराध है, प्रोस्टिट्यूशन अपराध है। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्यवाही होगी इस होटल पर। बाप ऐसे कारोबार पुलिस की जानकारी में उनके साथ मिली भगत से चलते हैं। रेड का फिर भी क्या पता चलता है? ऊपर से हुक्म हो तो हफ्ता खाने वाले पुलिसियों को भी कार्यवाही करनी पड़ती है। लेकिन शोहाब बोला, रेड से हमें क्या फायदा? अरे छोटे मियाँ, जो रेड डालेगा उसी को तो फायदा होगा। ओह, अब समझा? जी हाँ, अब समझा। फर्जी पुलिस पैदा करना क्या हमारा दुश्मन ही जानता है? हम भी जानते हैं, शोहाब जोश से बोला। जैसे को तैसा ही होना चाहिए। दुश्मन को वो ही मजा चखने को मिलनी चाहिए जो उसने राजा साहब को चखाने की कोशिश की थी। मैं अब समझा, इरफान बोला। देर से समझा, पर समझा। समझा तो सही, विमल बोला। लेकिन आधी रात तक सब इंतजाम कर पाएगा? कितने आदमियों की जरूरत होगी? कम से कम 10 की। 1 एसीपी, 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 6 सिपाही। एसीपी किस लिए? शोहाब बोला। ताकि रेड थाने से हुई कार्यवाही न लगे, ऊपर से सीधे हेडक्वार्टर से हुई कार्यवाही लगे। तभी तो नए चेहरों पर सवाल नहीं उठेगा। पुलिस प्रोटेक्शन में ठिया चलाने वाले लोकल थाने के तो तकरीबन स्टाफ को जानते होंगे। अगर होटल वालों ने थाने फोन लगाया तो हमें ये इंतजाम भी करना होगा कि ऐसा न हो सके। इसलिए होटल में दाखिल होने से पहले तमाम लाइनें काटनी होंगी। किसी ने मोबाइल पर पुलिस के किसी बड़े अफसर को कॉल लगा दी तो ये रिस्क बराबर है, हमें लेना पड़ेगा। लेकिन बड़ा अफसर उड़कर इधर नहीं पहुंच जाएगा। वो पहले पता करेगा कि रेड का हुक्म किधर से हुआ। जब कुछ पता नहीं चलेगा तो इधर का रुख करेगा। हम अपने काम से जल्दी फारिग होंगे तो उसका रुख हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा। जल्दी फारिग क्यों कर होंगे? क्यों नहीं होंगे? हमने सच में ही कॉल गर्ल्स थोड़ी ही पकड़नी है। हमने तो ब्रजवासी तक पहुंच बनानी है। वो पहुंच बनी और हमारा काम खत्म। ओह, ये छोटा सा होटल है। आधी रात को ऐसे होटल में ज़्यादा स्टाफ नहीं होता। जो कोई स्टाफ ड्यूटी पर होगा वो रिसेप्शन पर और अकाउंट्स ऑफिस में ही होगा। हम उन लोगों पर निगाह रख पाएंगे तो मोबाइल पर उनके किसी को फ़ोन करने की नौबत नहीं आएगी। ठीक, तूने जवाब नहीं दिया मियाँ। विमल इरफान की तरफ घूमा। 10 आदमियों का इंतज़ाम कर लेगा? क्या वांदा है? 5 तो हम इधर हैं ही, 5 ही तो और चाहिए। क्या वांदा है? गुड, शोहाब पढ़ा लिखा है, इसलिए ये एसीपी
इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी कोई ऐसे भीड़ू ढूंढेगा जो देखने में टपोरी न लगे। बाकी सिपाहियों का क्या है, वो तो वैसे ही टपोरी रखते हैं। 2 जीप, कोई वांदा नहीं। पुलिस की स्टाइल की हथियार, बाप तो फिक्र न होकर, सब हो जाएगा। ये फिल्मों की नगरी है और 24 घंटे की हलचल वाला शहर है, जिधर दिन और रात की लाइफ में कोई फर्क नहीं। इधर हर चीज हर वक्त मिलती है। मैं करेंगा सब इंतजाम। आधी रात के पहले बरोबर। ब्रजवासी ने आखिरकार जो लड़की चुनी थी वो भी उसे कोई खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाकी की 11 लड़कियों के मुकाबले में वो फिर भी काफी अच्छी थी। वो बांग्लादेशी जान पड़ती थी, जिसने कि उसे अपना नाम रोशनी बताया था, लेकिन वो जानता था कि वो उसका असली नाम नहीं हो सकता था। तमाम कॉल गर्ल्स धंधे के लिए ग्राहक को बताने के लिए नकली नाम करके रखती थी। उसका कद लंबा था, जिस्म मजबूत था, लेकिन रंगत सांवली थी और चेहरे पर ऐसे स्थायी भाव थे जैसे तालीम या तहजीब से उसका कभी कोई वास्ता न रहा हो। अलबत्ता इतना तो बराबर समझती थी कि ग्राहक को उसकी फीस का, जो कि 5,000 थी, सिला देना जरूरी था। इसलिए भले ही नकली जोश खरोश वो खूब दिखाती थी। वो पहली बार उसके साथ हम बिस्तर हुआ तो शिवांगी को याद किए बिना न रह सका। क्या औरत थी, क्या शानदार और जानदार औरत थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी 4 दिन पहले तक कबूतरी की तरह फड़फड़ाती, मछली की तरह तड़पती और पारे की तरह थिरकती शिवांगी शाह उसके आगोश में थी। मुंबई आकर ही उसे मालूम हुआ कि शिवांगी शाह परेल के अपने फ्लैट में मरी पड़ी पाई गई थी। जाहिर था कि जिस किसी ने उसके कब्जे से सोहल का बच्चा छुड़ाया था, उसी ने उसे शूट कर दिया था। अभी 4 दिन पहले तक वो शिवांगी शाह नाम की 56 व्यंजन का थाला का भोग न लगाता रहा होता तो उस घड़ी उसके पहलू में लेटी रोशनी नाम की लड़की से शायद उसे कोई शिकायत न होती। कोई बात नहीं, उसने अपने आप को तसल्ली दी। मेन ट्रेन छूट जाए तो पैसेंजर से काम चलाना ही पड़ता है। भाई के हुक्म से उसको कोई इत्तेफाक नहीं था। वो एक मिशन के तहत मुंबई आया था, इसलिए वहां पहुंचते ही लौट जाना उसे गवारा नहीं था। चिराग तले अंधेरा वाली बात उसने खामखा नहीं कही थी। बिरादरी भाइयों की एक राय पर अगर उसने गायब ही होना था तो इस काम के लिए बेहतरीन जगह मुंबई थी, जहां उसके होने की सोहल कल्पना भी नहीं कर सकता था और जहां एक बार पिट जाने के बावजूद वो उस पर फिर वार करने की कोई जुगत कर सकता था। ग्रांड रोड के उस मामूली होटल में आकर टिकने के पीछे उसकी असल मंशा यही थी कि भाई या उसका खास लेफ्टिनेंट दफेदार उसके वहां होने की कल्पना नहीं कर सकता था। रात को दिल्ली लौटना वैसे भी संभव नहीं था। अब कम से कम वो इत्मीनान से भाई की हुक्म उदूली के नफे नुकसान की बाबत सोच सकता था और अगर बहुत ही प्रेशर महसूस करता तो कल मुंबई से रुखसत हो सकता था। होटल छोड़ने से पहले जो कॉल उसने रिसीव की थी वो डीसीपी डिडोलकर की थी, जो तब भी इसरार कर रहा था कि वो अपनी आई विटनेस के साथ उसके पास पहुंचे। उसने यही कहकर उससे पीछा छुड़ाया था कि भाई का हुक्म था कि उस बारे में फिलहाल खामोशी बरती जाए। विस्की पीती है? उसने एकाएक पहलू में लेटी लड़की से पूछा। कभी कभार, वो बोली। उठ के खड़ी हो और 2 ड्रिंक्स बना। लड़की उठी। उसने अपने नंगे जिस्म को एक चादर में लपेटने की कोशिश की तो उसने बड़े गुस्से से चादर वापस खींच ली। सॉरी, वो बोली। सॉरी की बच्ची। लड़की साइड टेबल पर पहुंची जहां की विस्की सोडा वगैरह पड़ा था। उसने ब्रजवासी के लिए बड़ा और अपने लिए छोटा पैक बनाया। दोनों जाम संभाले उसने वापस पलंग की ओर कदम बढ़ाया ही था कि दरवाजे पर दस्तक पड़ी। ब्रजवासी ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली तो पाया 12:15 होने को थे। कौन है? वो गुस्से से बोला। साहब, मैं वेटर। बाहर से घबराई हुई आवाज आई। होटल पर पुलिस की रेड पड़ेली है। क्या क्या बोला? रेड पड़ेली है पुलिस की। कैसे पड़ गई? क्या बोलें कैसे पड़ गई? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आप प्लीज लड़की को फौरन चलता कर दें, वरना आपको भी मुश्किल होगी। और जो पैसा दिया, लड़की फिर आ जाएगी। सर प्लीज टाइम जाया ना करें। लड़की आपके कमरे में पाई गई तो पुलिस आपको भी गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा सर, जल्दी। लड़की जो तमाम वार्तालाप सुन रही थी पहले ही कपड़े पहनने लग गई थी। अपना गिलास खाली कर, वो बोला। लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। उसने गिलास उठाया और उसमें मौजूद विस्की को पीकर उसे खाली करने की जगह
उसे बाथरूम में ले जाकर विस्की सिंक में बहा दी और गिलास भी वहीं पड़ा रहने दिया। फुट जा, वो बोला। सहमति में सिर हिलाती लड़की दरवाजे की तरफ बढ़ी। होटल से सेफ न निकल सके, पहले ही पकड़ी जाए तो ये ना बोलना कि तू 502 नंबर में थी, समझ गई? हाँ। फुट। लड़की ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम निकाला। तभी दरवाजे को बाहर से एक जोर का धक्का पड़ा तो दरवाजा उसके हाथ से छूट गया और वो पीछे फर्श पर गिरते गिरते बची। विमल ने भीतर कदम रखा। उस पर निगाह पड़ते ही ब्रजवासी के नेत्र फट पड़े। बिजली की फुर्ती से उसने तकिए के नीचे हाथ डाला। अब हाथ बाहर नहीं निकालना। विमल उसकी तरफ रिवॉल्वर तानता हुआ बोला, वरना गोली। ब्रजवासी का हाथ जैसे तकिए के नीचे फ्रीज हो गया। एसीपी की वर्दी पहने शोहाब उसके पहलू से निकलकर आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ में थमी रिवॉल्वर ब्रजवासी की कनपट्टी से लगाई और तकिया एक और फेंका। जैसा कि अपेक्षित था, नीचे रिवॉल्वर मौजूद थी। पैसा मिल गया? विमल ने लड़की से पूछा। लड़की ने भयभीत भाव से सहमति में सिर हिलाया। तू सेफ है, बाथरूम में जा, बस 5 मिनट की जहमत है। लड़की बाथरूम में चली गई। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। विमल ब्रजवासी की तरफ आकर्षित हुआ, जो कि यूं पलके झपका झपका कर विमल को देख रहा था, जैसे जो दिखाई दे रहा हो उस पर यकीन ना रहा हो। कमबख्त वाकई चलता फिरता प्रेत था। उठ के खड़ा हो, शोहाब कर्कश स्वर में बोला। कपड़े? ब्रजवासी हकलाया। उधर हैं, खड़ा हो। लड़खड़ाता सा ब्रजवासी पलंग पर से उतरा। उसने वो ही चादर उठाकर अपनी कमर से लपेट ली जो अभी थोड़ी देर पहले उसने लड़की के जिस्म पर से खींची थी। उसकी निगाह दरवाजे की तरफ उठी तो उसने वहां एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को खड़ा पाया। सोहन उन लोगों के साथ न होता तो वो उसे सच में ही पुलिस की रेड मान लेता, लेकिन अब वो जानता था कि उसे बकायदा योजना बनाकर जाल में फंसाया गया था। सोहल की अपने सामने मौजूदगी से भी ज्यादा जो बात उसे हलकान कर रही थी वो ये थी कि उसे उस होटल के उस कमरे में उसकी मौजूदगी की खबर थी। कैसे हो भैयन? विमल मधुर स्वर में बोला। ब्रजवासी के मुंह से बोल न फूटा। मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे देखकर हैरान हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें देखकर ज्यादा हैरान हो रहा हूँ। मुंबई पहुंच गए, आते ही वार कर दिया। लोग बाग मुसीबत से दूर भागते हैं और तुम उसका रुख करते हो। अकेले ही पहुंचे या बिरादरी भाई भी साथ हैं? ब्रजवासी से जवाब देते न बना। बहरहाल बहुत जल्द मुलाकात हुई। कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है, भैयन की मौत आती है तो वो मुंबई की तरफ भागता है। नहीं, छोड़ दे। ब्रजवासी फुसफुसाता सा बड़ी मुश्किल से बोल पाया। मंगलवार छोड़ा तो था, अभी तक पछता रहा हूँ। झामलानी के फार्म पर मेरी खिल्ली उड़ाने में तो सबसे आगे था, फिर भी छोड़ा था। क्या फायदा उठाया मेरी नरम दिली का? क्या सबक लिया मेरी रहम दिली से? एक बार और छोड़ दे। कितने लोग मारे तूने और कितने तेरी वजह से मरे, तेरे हुक्म से मरे। कुशवा, द्विवेदी, फिरोजा, सुमन वर्मा। सुमन की लाश की तो वो दुर्गत की जो कोई चांडाल ही कर सकता था। वागले, लेकिन तेरी सबसे बड़ी खता ये है कि तुकाराम का खून तेरे सिर है। तूने मुझे यतीम बना दिया भैयन। जब से तुकाराम मरा मैं अपने आप को हजार हजार लानत भेज रहा हूँ कि मैं अपने बाप की हिफाजत न कर सका। मैंने अहद लिया था कि मैं अत्याचार के इस डेरे में तब तक प्रेत की तरह विचरता रहूंगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता या तुकाराम के कातिलों को मार नहीं डालता। बावजूद इसके मैंने तमाम बैर भाव त्याग कर दिल्ली में बिरादरी भाइयों को जिंदा रहने का मौका दिया। ये जानते बूझते दिया कि सिवाय हेरोइन स्मगलिंग के तुम लोगों की कोई करतूत साबित नहीं की जा सकती थी। मैंने तुझे जिंदा रहने का मौका दिया जिसे तू कैश न कर सका, तो इसमें मेरी क्या गलती है? रहम रहम, मेरे पर तो किसी ने रहम न किया। वो मंजर इतनी जल्दी भूल गया जब मैं मजबूर, बेआसरा, बेयारो मददगार तुम लोगों के सामने खड़ा था और तुम लोग फप्तियां कस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, मेरी तुलना बंदर और लंगूर से कर रहे थे, अपने आदमियों के सामने मेरा तमाशा बना रहे थे कि देखो राजा साहब ऐसा होता था। अब देख लिया कि राजा साहब कैसा होता है। राजा साहब वैसा होता है जो पता भी नहीं चलता कि कब प्रेत की तरह सिर पर आन खड़ा होता है। रहम, तुम लोग वो जहरीले नाग हो जिसका फन देखते ही कुचला जाना चाहिए। नए साल की रात को फरीदाबाद में
गुरबख्श लाल की कोठी में। तुम लोगों को गुरबख्श लाल के साथ ही जहन्नुम रसीद न करके मैंने पहली गलती की। झामनानी के फार्म पर तुम लोगों को पुलिस के हवाले करने की जगह अपने हाथों से न मारकर मैंने दूसरी गलती की। अब तीसरी गलती नहीं करूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा भैया। रहम, कितने काले धंधे हैं तेरे जिनसे तू बेतहाशा हराम का पैसा कमाता है। लैंड ग्रैब, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, मकान दुकान फीस लेकर जबरिया खाली कराना, कारखानों दारों व्यापारियों से हफ्ता वसूली, फिर भी एक ड्रग्स का धंधा ना छोड़ा गया। झामनानी ने गुमराह किया। मैंने तुम लोगों को फेयर वार्निंग दी थी कि ड्रग्स का धंधा नहीं, उसमें शिरकत नहीं, उसको मदद नहीं, उससे इत्तेफाक नहीं, लेकिन तुम लोगों को मेरी वार्निंग कबूल न हुई, मेरी शर्त कबूल न हुई। जान बख्शी के लिए झूठी हामी भी दी। यूं 4.5 महीने और जी लिए, ये भी फतह है तुम्हारी, बल्कि 4 महीने 19 दिन। बधाई हो। छोड़ दे, बख्श दे, मैं आइंदा कभी। अब तेरे लिए कोई आइंदा नहीं है माता प्रसाद ब्रजवासी। जहन्नुम में गुरबख्श लाल मिले तो बोलना, सोहल याद करता था। विमल के रिवॉल्वर ने 3 बार आग उगली। ब्रज का वासी नर्क का वासी बन गया। पास्कल का बार धारावी के एक्रेजी के इलाके में था और वैसा ही बार था जैसा कि इलाका था। इसलिए बारबोसा अपना फैंसी सूट बूट उतारकर वहां पहुंचा। उस घड़ी वो काली टी शर्ट के साथ डेनिम की घिसी हुई जीन्स और वैसे ही बिना बाह की जैकेट पहने था। गले में उसने लाल रुमाल बांधा हुआ था और सिर पर गोल्फ कैप लगाई हुई थी। होटल सी व्यू में आधी रात खोटी होने का और लड़की की फीस समेत कोई 15,000 रुपए के खर्चे का गम वो खा चुका था। एलेक्स पिंटो उससे पहले बार में मौजूद था। तब वो भी वर्दी उतार चुका था और उसके स्थान पर एक लाल चेक की कमीज और काली पतलून पहने था। बार में उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे। बार का लीगल टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन गैर कानूनी तौर पर ड्रिंक्स तब भी सर्व की जा रही थी। वो पिंटो की टेबल पर पहुंचा और उसके सामने बैठ गया। क्या पिएगा? बारबोसा बोला। कुछ नहीं, पिंटो भुनभुनाया। ये कोई टाइम है? दिखावे के लिए ही कुछ मंगा ले, मसलन एक एक गिलास बियर। नहीं नहीं, मैं बियर नहीं पीता। तो मैं विस्की मंगाता हूँ। खाना खाया? कहाँ खाया? टाइम किधर था? घर पहुँचने, कपड़े बदलने और यहाँ आने में ही तो 1 बज गया। फिर क्या बांधा है? एक एक पैक विस्की पी ले, फिर मैं तुझे यहीं खाना खिलाता हूँ। उसने 2 ड्रिंक्स मंगाए और पिंटो के साथ चीयर्स बोला। फिर ये कोई टाइम है कि दुहाई देने वाले पिंटो ने उससे पहले गिलास को मुंह लगाया। देख पिंटो, फिर बारबोसा दबे स्वर में बोला, तू मेरा जात भाई है, इसलिए मैं तेरे से कदरन ज्यादा फ्रैंकली बात कर सकता हूँ। कौन सी बात? पहले वादा कर कि अभी हमारे बीच जो भी डायलॉग होगा उसे तू अभी भूल जाएगा, उसका किसी से कतई कोई जिक्र नहीं करेगा। अरे ये वादा तो उल्टे मैं तेरे से लेना चाहता हूँ। माय डियर ब्रदर, मेरी नौकरी का सवाल है। GM उदयनिया को पता चल गया कि मैं होटल के ड्यूटी ऑफ करके घर जाने की जगह रात के 1 बजे इस बदनाम जगह पर किसी के साथ बैठा हुआ हूँ, तो वो कुछ का कुछ मतलब लगाएगा। फिर तो बात ही क्या है, यानी कि यहीं की बात यहीं खत्म, जैसा कि मैं चाहता हूँ, जैसा कि तू चाहता है। डन? डन। अब साफ 2 टूक बोल, ये राजा साहब सोहल हो सकता है? उसने तुरंत उत्तर न दिया। बारबोसा बड़े सब्र के साथ उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। यार क्या कहूँ, आखिरकार वो बोला। लगता तो किधर से भी नहीं, ना सूरत से, ना कद काट से, ना डायलेक्ट से, ऊपर से नैरोबी से आए NRI की पुख्ता बैकग्राउंड, रुतबे और रसूख वाले लोगों से मेल मुलाकात कैसे हो सकता है? बारबोसा ने कोई राय पेश करने की कोशिश न की, लेकिन तेरी ये बात भी मेरे जहन में लगातार बज रही है कि क्या सोहल ने कंपनी को इसलिए खत्म किया था कि कोई राजा साहब आकर उस पर काबिज हो जाता। कंपनी का दुश्मन नंबर 1 तो कंपनी को खत्म करके गायब हो गया और राजा साहब जैसे आसमान से टपका, आनन फानन आगे पीछे दाएं बाएं राजा साहब होने लगी। लिहाजा राजा साहब में कोई भेद है? होना चाहिए। ये कि वो सोहल है, जो दिखाई देता है उसकी बिना पर तो ऐसा कहना मुहाल है, लेकिन जो अक्ल कहती है, कॉमन सेंस कहती है, उसकी बिना पर ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं। पिंटो ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। अब ये तस्वीर देख। बारबोसा ने उसके सामने वो तस्वीर रखी जो दोपहर को
उसने टेली लेंस से खींची थी। ये राजा साहब है? लगता तो है। लगता तो है क्या मतलब? ये है या नहीं? तस्वीर साफ नहीं है ना, शार्प भी नहीं है। ये राजा साहब का तस्वीर है। टेली लेंस वाले कैमरे की मदद से आज दोपहर तब मैंने खुद खींची, जबकि वो होटल से निकलकर जा रहा था। फिर तो राजा साहब है। और ये? बारबोसा ने उसके सामने कंप्यूटर से बनी तस्वीर रखी। ये कौन है? पता नहीं। पिंटो, ये राजा साहब की बिना दाढ़ी मूछ पगड़ी वाली सूरत है जो कंप्यूटरोग्राफी से बनाई गई है। क्या ये सोहल की सूरत है? सोहल की? अगर ये दाढ़ी मूछ वाला राजा साहब है तो ये क्लीन शेव्ड सोहल होना चाहिए। ये सोहल नहीं है। गारंटी? हाँ, गारंटी। कंपनी को सोहल के असली और नकली दोनों चेहरों की जानकारी थी। इकबाल सिंह ने दोनों चेहरों की 500 तस्वीरें बनवाकर अंडरवर्ल्ड में बंटवाई थी और सोहल के सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम और कंपनी में ओहदेदारी का बोनस अनाउंस किया था। ये सूरत न सोहल का असली चेहरा है और न वो चेहरा है जो कि उसे प्लास्टिक सर्जरी से हासिल हुआ था। ओह! बारबोसा के स्वर में निराशा का पुट आ गया। तो फिर ये कौन है? जाहिर है कि राजा साहब हैं। राजा साहब सोहल होना चाहिए। ये तो सोहल की सूरत नहीं। हो सकता है उसने 2 बार नया चेहरा हासिल किया हो। अपना नया चेहरा अंडरवर्ल्ड में मशहूर हो गया होने की वजह से उसने फिर प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो। अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मेरे तो एतबार में ये बात नहीं आती कि प्लास्टिक सर्जरी से किसी की सूरत तब्दील हो सकती है। आनी चाहिए। जब तो अपनी आंखों से सोहल के असली नकली दोनों चेहरों की तस्वीरें देख चुका है तो ये बात तो एतबार में आनी चाहिए। करिश्मा है भाई। बहरहाल ये क्लीन शेव सूरत मुझे सोहल की नहीं लगती, न पहली न अब की नहीं लगती। लेकिन क्या लेकिन? कंप्यूटरोग्राफी में भी तो कोई नुक्स हो सकता है। मैं भी यही सोच रहा था। मैं तेरे लिए एक ड्रिंक और मंगाता हूँ। अपने लिए क्यों नहीं? मेरे पास अभी है। वैसे भी मैं तेरे होटल के बार से काफ़ी पी आया हूँ। ठीक है फिर। बारबोसा ने उसके लिए नया पैक मंगाया। ब्रदर, फिर वो बोला, अब जरा ये मान के चलो कि मेरे कंप्यूटर प्रिंट में ही कोई नुक्स है और असल में सोहल ही राजा साहब है या नहीं है? फिलहाल फर्ज करो कि है। ओके? पिंटो ने सहमति में सिर हिलाया। अब मैं बात को जरा दूसरे सिरे से पकड़ता हूँ। हर किसी का कोई ना कोई खासुल खास होता है जो उसके इन और आउट से मुकम्मल तौर से वाकिफ होता है, जिससे उसका कोई सीक्रेट नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। पिंटो, तू कावस बिलमोरिया का खास रह चुका है। तुझे ये सीक्रेट बात तक मालूम है कि गजरे से पहले के कंपनी के बादशाह ने सोहल के असली नकली दोनों चेहरों की तस्वीरें अंडरवर्ल्ड में बंटवाई थी। इस लिहाज से तुझे सोहल के किसी खासुल खास की भी खबर होनी चाहिए, है ना? वेरी गुड। कौन है वो? तुकाराम। लेकिन वो तो मर गया। सांता मारिया। अरे माय डियर ब्रदर, ऐसे शख्स का नाम लेने का क्या फ़ायदा जो इस दुनिया में नहीं है। और किसी की तो मुझे खबर नहीं। एक वागले करके भीड़ू था जो कि तुका का करीबी था, लेकिन वो भी मर गया। हाँ, तुका के साथ ही कत्ल हुआ था दोनों का। किसने किया था? पता नहीं। नेवर माइंड, कंसंट्रेट ऑन तुकाराम। तो ये तुकाराम 1 घंटा खोद खोद कर सवाल करने के बाद जो बातें बारबोसा पिंटो से निकलवा पाया, उनमें से अहम तरीन दिवंगत तुकाराम का वो चैरिटी अभियान था जो उसने अपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए विदेश जाने से पहले अपनाया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में ये बात बच्चा बच्चा जानता था। नहीं जानता था तो बस बारबोसा ही नहीं जानता था कि कैसे तुकाराम नाम के भूतपूर्व स्मगलर और रिटायर्ड सुपर गैंगस्टर को जब अपनी मौत अपने सिर पर खड़ी जान पड़ी थी तो वो अपना परलोक संवारने के लिए दानी धर्मात्मा बन गया था और धर्मार्थ कार्यों के लिए दोनों हाथों से चंदे, ग्रांट और वजीफे बांटने लग गया था। तब उसकी उस चैरिटी ड्राइव का इतना प्रचार हो गया था कि नित नए लोग अपनी ज़रूरतों की असली नकली कहानियां लेकर उसके चैम्बूर स्थित आवास पर उससे मिलने जाते थे। नतीजतन ग्रांट पर चलने वाले स्थलों, यतीम खानों, विधवा आश्रमों, अस्पतालों वाले, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारों वाले भर भर कर झोलियाँ तुकाराम से नोट लेके गए। जनहित में पैसा खर्च करने की, ज़रूरतमंदों की इमदाद की जो शुरुआत सोहल ने की, तुकाराम के जुनून ने जैसे उसको पंख लगा दिए। उसने हर किसी का एतबार किया और तकरीबन हर किसी ने धोखा दिया।
गरीबों के नाम से बटोरे चंदे से किसी ने घर बना लिया तो किसी ने औलाद ब्याह ली, किसी ने व्यक्तिगत बैंक बैलेंस में इजाफा कर लिया तो किसी ने अय्याशी में कसर न छोड़ी। यूं सोहल का ये मिशन ही पिट गया कि हराम की कमाई, गुंडे बदमाशों से छीना पैसा, कंपनी के झंडा बरदारों से झपटी स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह की कमाई सदकाई में लगती। बाद में जब विमल को ये बात मालूम हुई तो उसने चंदे के ऐसे प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट हासिल की और फिर अपने कहर का डंडा घुमाया। नतीजा तत्काल वसूली की सूरत में निकला। लिस्ट के बारे में कैसे मालूम? बारबोसा का सवाल था। कहर के डंडे के बारे में कैसे मालूम? वसूली के बारे में कैसे मालूम? वो लिस्ट खूब प्रचारित थी। जवाब दिया, जिसे वो खुद अपने डंडे के शिकारों के पास छोड़ के जाता था ताकि वो अपने जैसे और बेईमानों को पैसा लौटाने के लिए मोटिवेट कर पाते। असर हुआ यूं लिस्ट छोड़ने का? बहुत हुआ। कहते हैं कि एक के अंजाम से डरकर दूसरे ने सोहल के उसकी खबर लेने पहुंचने से पहले पैसा लौटाया। आम हुआ ऐसा। वो लिस्ट कहीं से हासिल हो सकती है। एक शख्स है तो सही मेरी निगाह में, जिसकी की सोहल अच्छी मरम्मत करके गया था और जिसके पास वो लिस्ट इसी हुक्म के साथ छोड़ के गया था कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके तो खुद लिस्ट में दर्ज एक एक शख्स के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाए और साथ में ये बताना ना भूले कि वो जिंदा बच गया तो इसलिए कि उसने उन तक सोहल का पैगाम पहुंचाने का काम करना था। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? खुद उस शख्स ने बताई। तुम्हारा वाकिफ है? पुराना, क्योंकि पड़ोसी है। कौन? नाम लो। रामोजी राव काशीकर। धारावी के प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है। स्कूल के कंपाउंड में ही बने छोटे से मकान में रहता है। तुम्हें क्यों बताई? मदद चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि ओह कम ऑन, मेरे तार कंपनी से जुड़े हुए थे। तुमने क्या जवाब दिया? सोहल का नाम सुनते ही जो नेक राय मैंने उसे दी थी वो ये थी कि जो उसके साथ बीती वो उसे भूल जाए और चुपचाप पैसा लौटा दे। मानी उसने तुम्हारी राय? गोली की तरह। सोहल उसे 1 महीने का टाइम देकर गया था। उसने उठकर पैरों पर खड़े होने के 2 दिन बाद ही पैसा लौटा दिया। बेचारे को नासिक का अपना पुश्तैनी मकान बेचना पड़ा। इतना कड़क है ये सोहल? ये भी कोई कहने की बात है? ऐसे ही तो कंपनी के तमाम ओहदेदारों को नहीं लुढ़का दिया। हम इस रामोजी राव काशीकर से मिल सकते हैं? पागल हुआ है? 2:30 बज रहे हैं। 2:30? ओह माय गॉड। खाना मंगाते हैं। अब नहीं, मैं चला। एक आखिरी बात सुन जा। जल्दी बोल। तूने हेडमास्टर साहब को अपना पड़ोसी बोला। मैं कल सुबह उससे मिलने आऊँगा। उसे मेरी बाबत बोल के रखना। ठीक है। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। आगे की कहानी जारी रहेगी विमल सीरीज के अगले उपन्यास आग का दरिया में, जो कि मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।